नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पुलिस से खफा भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। पुलिस बिकवा रही शराब, लॉकडाउन में शराब बिक्री की भी आलोचना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस की मिलीभगत से अवैध शराब के धंधे को फलने फूलने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेवती इलाके में पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री जोर शोर से जारी है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि पुलिस का रवैया सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश है। भाजपा विधायक ने योगी सरकार के उस फैसले की भी खुलकर आलोचना की जिसमें शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा सरकार राजस्व संग्रह का कोई अन्य तरीका भी निकाल सकती थी, लेकिन शराब की बिक्री समाज के लिए सही नहीं है, इससे अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस संबंध में बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारे सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ हालिया घटनाओं के मद्देनजर मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वह कानून व्यवस्था ठीक करे, जनता परेशान है। प्रियंका ने लिखा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, आपराधिक घटनाओं में सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने सीएम को लिखा कि कानपुर, गोंडा व गोरखपुर की घटनाएं आपके संज्ञान में होंगी। मैं गाजियाबाद के एक परिवार की पीड़ा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। मेरी इस परिवार से बात हुई। गाजियाबाद के व्यवसायी विक्रम त्यागी करीब 1 महीने से लापता है। परिवार को अपहरण की आशंका है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन इस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिला था। परिजन परेशान है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि विक्रम त्यागी के परिजनों की मदद करे, साथ ही पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित करें कि पूरी तरह से उनकी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इस समय इन मामलों के प्रति पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पूरी मुस्तैदी और दक्षता से कार्रवाई करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसपी पर बरसी प्रियंका, अघोषित प्रवक्ताओं का विप लोकतंत्र के हत्यारों को क्लीन चिट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी दंगल में अब कांग्रेस बनाम बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है और एक बार फिर बसपा को बीजेपी का घोषित प्रवक्ता करार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के घोषित प्रवक्ता ने बीजेपी की मदद करने के लिए विप जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ विप नहीं है बल्कि लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। मायावती की ओर से कहा गया कि कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया है और धोखे से ही बसपा के विधायकों को अपनी ओर किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर प्रवासी श्रमिकों के मामले में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा अपर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें 19 जून को जारी दिशा निर्देशों के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में केवल यह कहा है कि उसने 19 जून को दिशा निर्देशों के अनुसार आदेश जारी किए हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए जो किया गया है उसके हलफनामे में कोई उल्लेख नहीं है। पिछले 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह दावा करने के लिए फटकार लगाई कि उसके हलफनामे में सब कुछ सही था। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को यह पता लगाना होगा कि प्रवासी मजदूरों की समस्याएं क्या है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अगले सप्ताह तक प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस बारे में एक राष्ट्रीय नीति की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नीति केवल सिद्धांत में है, हम चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल इसे रिकॉर्ड में ले। कपिल सिब्बल ने कहा था कि कानून के अनुसार राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हमारे पास कुछ सुझाव हैं। समन्वय में सहायता और पुनर्वास होना चाहिए। पंजीकरण सरकार की योजनाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कई लोगों को पंजीकृत करने में सक्षम नहीं होगा। इस पर मेहता ने कहा था कि आप हमारा हलफनामा पढ़िए, इसमें सभी विवरण है। कोर्ट ने पूछा था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं। तब मेहता ने कहा कि 6 जुलाई को एक नया हलफनामा दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को बताया कि कितने प्रवासी मजदूरों को वापस भेजा गया है। तब जस्टिस भूषण ने कहा कि आपका हलफनामा पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतना ही मत कहो। हम आपके दावे को स्वीकार नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि जो कर्मचारी बिहार वापस चले गए थे वे सब अपने काम पर लौटने लगे हैं। तब मेहता ने कहा यह एक स्वस्थ चीज है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 9 जून को अदालत ने आदेश दिया कि प्रवासी श्रमिक जो वापस लौटना चाहते हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। मांग के 24 घंटे के भीतर राज्य द्वारा श्रमिक ट्रेन प्रदान की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केंद्र बनाने चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसरों की जानकारी देनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि श्रमिकों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन प्रवासी मजदूरों की सूची बनाने का निर्देश दिया था जो अपने कार्यस्थल पर जाना चाहते हैं। सरकारों को अपने काम पर लौटने से पहले उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। अदालत ने अदालत में इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल कलराज मिश्रा को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, एक शहर के वकील ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें केंद्र को राज्यपाल कलराज मिश्रा को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। राज्य में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच यह याचिका दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार याचिका दायर करने वाले शांतनु पारिक का दावा है कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा सत्र को आमंत्रित न करके अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों के विद्रोह के कारण परेशानी में थे को ये कहते हुए पद से हटा दिया गया कि वह विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं और इस संबंध में राज्यपाल से अनुरोध किया है, लेकिन राज्यपाल मिश्रा ने 2 बार राज्य सरकार के प्रस्ताव को वापस कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष GA मीर ने फास्ट इंटरनेट सेवा 4G की बहाली और निवास दस्तावेज के रूप में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मान्यता की मांग की। उन्होंने प्रशासन से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के उपायों को और मजबूत करने की भी मांग की। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पार्टी की बैठक के बाद मीर ने कहा सरकार को 4G इंटरनेट सेवा से संबंधित अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए और इसे तुरंत बहाल करना चाहिए ताकि सभी आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो सके जो वायरस को रोकती हैं। इसे देखते हुए सामाजिक दूरी को बनाए रखा जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का वार, डिफॉल्टर्स को बचाना चाहते थे पीएम, इसलिए गई उर्जित पटेल की नौकरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मंगलवार को ट्विटर के जरिए उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया। दरअसल उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब आई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी पर राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि उर्जित पटेल बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। क्योंकि पीएम मोदी लोन न चुकाने वालों पर एक्शन नहीं लेना चाहते थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ विवाद के बाद उर्जित पटेल ने 2018 में आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी की ओर से भी तब केंद्र को घेरा गया था। किताब में दावा किया गया कि आरबीआई ने डिफॉल्टर को लेकर जो सर्कुलर जारी किया था उसे सरकार की ओर से वापस लेने को कहा गया था। गौरतलब है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उर्जित पटेल, रघुराम राजन आदि आरबीआई के गवर्नरों की नाराजगी उभर कर सामने आ चुकी है। फिर चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर अन्य आर्थिक नीतियां, अर्थव्यवस्था और नौकरियों को लेकर लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि जिस तरह कोरोना संकट पर मेरी बात सच हो रही है, अर्थव्यवस्था पर भी सरकार को चेतावनी को मानना चाहिए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में जल्द महंगी होगी बिजली, 5 से 8% तक दरों में बढ़ोतरी की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्दी ही उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है। पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि करने के बारे में सोच रहा है। खबर है कि पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में 5 से 8 तक बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन 5 से 8% तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है कब तक दामों की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद में इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पावर कॉर्पोरेशन का विरोध करते हुए उपभोक्ता परिषद ने कहा कि एक तरफ कोरोना संकट है तो दूसरी तरफ कंपनियों पर उपभोक्ताओं का बकाया है। ऐसे में 25% बिजली की दरों में कमी की जाए तो ठीक, अगर बिजली कंपनियों के 4500 करोड़ रुपए के गैप को कम कर दिया जाए तो राज्य के अंदर 16% की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसे में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर बोझ होगा। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बीते रविवार को नियामक आयोग से कई कमियों के बारे में जवाब दाखिल कर ARR स्वीकार करना चाहता है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से किस तरह से प्लान को भुगतान के सामने उतारना है, इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बिजली कंपनियां किस कैटेगरी में बिजली की दरों की बढ़ोतरी कर सकती हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में बिजली कंपनियां का गैप पूरा करने के लिए आयोग को ही खुद फैसला लेना होगा। ऐसे में साफ है कि अगर बिजली दरों में बढ़ोतरी करवाई होगी तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन में शामिल होंगे वाम दल, तेजस्वी के नेतृत्व को ले बन रहा माहौल। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दल बड़ी सावधानी से विवाद के मुद्दों को सुलझा रहे हैं। वाम दलों को जोड़कर विपक्ष के वोटों को बिखराव को रोकने का उपाय कर लिया गया है। RJD, कांग्रेस और RLSP अपने हिस्से की सीटों में थोड़ी थोड़ी कटौती कर वाम दलों को लेकर उन्हें साथ लाने पर राजी हो गए हैं। जहां तक महागठबंधन के नेतृत्व व मुख्यमंत्री चेहरे की बात है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया है कि विपक्ष के इस गठबंधन के नेतृत्व के लिए तेजस्वी यादव स्वाभाविक दावेदार हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पहले भी कभी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ऐतराज नहीं रहा है। जीतन राम मांझी का छोड़ महागठबंधन के अन्य घटक दल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें RJD के नेतृत्व से इनकार नहीं है। बहरहाल यह तय हो गया है कि महागठबंधन में वाम दलों को जीतने लायक सीटें देकर जोड़ लिया जाए। CPI नेतृत्व से 2 दौर की बातचीत हो गई है। CPI ML के साथ RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद की बात का एक और दौर खत्म हो गया है। कोरोना संकट कम हो तो दूसरे दौर की बातचीत भी जल्द होगी। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सीटों की संख्या तय नहीं हुई है, लेकिन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सीटों के बंटवारे के लिहाज से महागठबंधन 2 हिस्सों में काम कर रहा है। RJD की जिम्मेवारी दी गई है कि CPI ML और विकासशील इंसान पार्टी के साथ बातचीत करे, उनकी जीतने लायक सीटों की पहचान करे, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र के नाम सहित सीटों की संख्या तय कर दे। कांग्रेस को CPI, CPM और RLSP से बातचीत का जिम्मा दिया गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें महागठबंधन में जोड़े रखने की संभावनाओं को टटोलने का जिम्मा भी कांग्रेस को ही दिया गया है। मांझी इस समय तक दुविधा में है, कांग्रेस उन्हें महागठबंधन से जोड़कर रखने की राय में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में रोज बन रहे गुंडाराज के रिकॉर्ड, गोरखपुर मर्डर पर प्रियंका का तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है और अपराधी एक के बाद एक अपहरण और हत्या की जघन्य वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यभूमि गोरखपुर में 5वीं कक्षा के छात्र के अपहरण की बात मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर CM योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने सवालिया लहजे में कहा है कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है, क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। CM के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर गोरखपुर से अपहृत बच्चे के समाचार को दर्दनाक और दुखद बताया है। अखिलेश ने बच्चे के परिजनों के प्रति संवेदन व्यक्त
की और भाजपा सरकार को लेकर सवाल भी खड़े किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के रण में नया मोड़, कांग्रेस का दावा, पायलट गुट के 3 विधायक संपर्क में। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी रहे सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि सचिन पायलट के गुट के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही होटल पहुंच जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने होटल फेयरमाउंट में ठहरे पार्टी के विधायकों से बात करते हुए सोमवार को यह दावा किया। सुरजेवाला ने कहा है कि तीनों ही विधायक 48 घंटे के अंदर होटल फेयरमाउंट पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे विधायक होटल फेयरमाउंट में ही ठहरे हैं। गौरतलब है कि अशोक गहलोत 102 विधायकों के समर्थन का दावा करते रहे हैं, जबकि सचिन पायलट गुट की ओर से 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया जाता रहा है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तकरार के बीच बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के दल बदल का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते 6 विधायकों ने बाद में पाला बदल लिया था, तभी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए और 25 विधायकों के साथ जयपुर छोड़ दिया। सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़े पायलट गुट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इन 25 में से 3 विधायक पहले ही गहलोत का समर्थन कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के गवर्नर का संविधान सत्र बुलाने की शर्त पर कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि गहलोत सरकार को इसके लिए पहले 21 दिन का नोटिस देना चाहिए। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन और विश्वास मत परीक्षण की स्थिति में कुछ शर्तों का पालन करने को कहा है। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राजस्थान में गवर्नर का संविधान 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति। मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर 6 घंटों में सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का निर्देश, सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा, सत्य बनाम सत्ता। असल में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच शुरू हुई सियासी लड़ाई अब राज्यपाल और कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संकट को लेकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं राज्यपाल ने अब इसके लिए 3 शर्तें रख दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा का सत्र बुलाने का कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ सरकार को वापस भेजा है। राज्यपाल ने कहा है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल आहूत होना आवश्यक है। साथ ही राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राजभवन की विधानसभा सत्र न बुलाने की कोई भी मंशा नहीं है। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विधानसभा सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाए। संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर राज्यपाल ने कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ गहलोत सरकार को वापस भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपालों ने बार बार संविधान की मूल भावना को उल्लंघन किया, चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा को विधानसभा सत्र बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को कानून का पालन करते हुए मंजूरी देनी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने यह आरोप भी लगाया कि विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को नहीं मानना कानून और संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है और ऐसे कदमों से संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया। 2014 से भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों ने बार बार संविधान की मूल भावना को उल्लंघन किया है। इस प्रक्रिया में संसदीय लोकतंत्र और इसकी परंपराओं को नुकसान पहुंचाया है। चिदम्बरम ने कहा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में राज्यपालों द्वारा किए गए संविधान के घोर उल्लंघन को लेकर अदालतों ने ऐतिहासिक फैसले दिए। उन्होंने दावा किया कि इन फैसलों और मौजूद कानून के बावजूद राजस्थान के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने से जुड़े राज्य मंत्री परिषद के आग्रह को मानने में अवरुद्ध पैदा किया और लगातार अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ने कहा, यह तय कानून है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। इस मामले में राज्यपाल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्यपाल का आग्रह का नहीं मानना निरर्थक और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। उनके मुताबिक अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि उनके पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वह सदन में बहुमत साबित करना चाहते हैं, तो वह इसके लिए सत्र बुलाने का अधिकृत है। उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। विधानसभा सत्र बुलाने में कोई रुकावट पैदा करने से संसदीय लोकतंत्र का आधार कमजोर होगा। चिदम्बरम ने कहा, राजस्थान के राज्यपाल से रुख से हम अचंभित और आहत हैं। इसलिए हमने आज देश भर में राजभवनों के समक्ष प्रदर्शन किया ताकि संविधान के उल्लंघन की तरफ जनता का ध्यान खींचा जा सके। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।